हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ना फिजिक्स का नया लेक्चर शुरू करते हैं। जो हमारी यूनिट है वो लाइट है। तो हमारी नई यूनिट शुरू होती है लाइट या प्रकाश। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। परावर्तन था पहले सिलेबस में आपके, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण वो परावर्तन को सिलेबस से निकाल दिया है। तो अब ये अपवर्तन आएगा आपके सिलेबस में। अपवर्तन है प्रकाश का अपवर्तन, और इसी पर सारे डिटेल चलेगी। तो हम डिस्कस करते हैं पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश आप जानते हैं सीधी रेखा में चलता है। अब जब हम प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। देखो किस तरह होता है। समझ लो हमारा ये माध्यम को पृथक करता है सरफेस। ये हमारा एक माध्यम ऊपर है इसके, और एक माध्यम नीचे है। ये हमारा माध्यम विरल हो गया, इसको रेयर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम। और दूसरा माध्यम हमारा ये नीचे है, इस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेंस मीडियम, डेंस मीडियम। ठीक है, ये माध्यम हमारा समान होना चाहिए, यानी कि इसका एक जैसा होना चाहिए दोनों माध्यम। ठीक है, ये एक आप प्रकाश की किरण है, एक हमने किरण ली आपतित किरण OA। अब यहां ये इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है, तो हम देखते हैं कि इस माध्यम में जाने पर इसका मार्ग होना चाहिए था ये, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी हट जाती है अपने मार्ग से, इस दिशा में न जाकर इस दिशा में जाती है, AB डायरेक्शन में। ठीक है, निर्गत होती है। तो अपने मार्ग से इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कि अपने मार्ग को बदल देता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, अब इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये जो हमारी OA है ये कहलाती है हमारी आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंसिडेंट रे। ये हमारा कहलाता है अभिलंब, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। ये आपतन कोण कहलाता है आई से किसने प्रेजेंट किया? क्योंकि इंसिडेंट एंगल। ठीक है, आपतन कोण। ये वाला कोण होता है आपका अपवर्तन कोण, इसे हम R कहते हैं। ये वाली हमारी किरण कहलाती है अपवर्तित किरण, इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये होता है हमारा आपतन बिंदु A। तो यहां ये अलग अलग बात हुई, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R, ये विरल माध्यम, और ये हमारा सघन माध्यम। अब यदि प्रकाश की किरण ये ऊपर हमारा सघन माध्यम हो, सघन माध्यम, और ये हमारा विरल माध्यम हो, ठीक है, तो अब आपतित किरण ये हमारी है आपतित किरण, ये आपतन कोण हो गया। तो हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है। तो इस कंडीशन में जब सघन से विरल में जाती है तो इसके ये मार्ग होता है, लेकिन इस मार्ग से नहीं जाती बल्कि इस मार्ग से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और ये अपवर्तन कोण हमारा R होता है, और ये हमारी अपवर्तित किरण होती है। यानी कि यहां पर हम देख रहे हैं कि आप इस कंडीशन में जब विरल से सघन में जा रही है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है, और जब सघन से विरल में जा रही है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा है, अर्थात I is less than R, और सॉरी I is less than R, और यहां पर I is greater than R होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा था इसके प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, अब अपवर्तन का कारण क्या है? आखिरकार अपवर्तन होता क्यों है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्रकाश की जो चाल होती है, आपने पढ़ा पीछे,
कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल माध्यम में ज्यादा होती है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, और इस चाल बदलने के कारण ही इसका मार्ग जो है विचलित हो जाता है। ये कारण होता है इसके प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, अब नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला नियम क्या है, हमें तीन चीजें, एक ही हमारी आपतित किरण है, एक ही अपवर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। अगर मैं देखूं इनको तीनों को, तो ये तीनों सेम प्लेन में आते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं। यानी कि अगर हम तल खींचे आपतित किरण से जाने वाला, अपवर्तित किरण से अभिलंब से आना, तो ये तीनों एक ही तल में होंगे। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड के तल पर खींचा है, तीनों एक ही तल में हैं। तो ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपतन कोण साइन आई, यानी कि अगर आपतन कोण की जिया ले और अपवर्तन कोण की जिया ले साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर, इसका अनुपात जो है वो एक नियतांक के बराबर होता है। ये हमारा द्वितीय नियम कहलाता है। प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, द्वितीय नियम सेकंड लॉ, और द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों सेम प्लेन में। और दूसरा नियम क्या है कि अगर हम आपतन कोण के जिया ले साइन ले आपतन कोण के लिए और अपवर्तन कोण के लिए साइन ले, इन दोनों का अनुपात जो होता है कि नियतांक के बराबर होता है, और इसको हम n से लिखते हैं। इस नियतांक को किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। अब देखिए नियतांक क्यों होता है, अगर हम इस कोण को बढ़ाएंगे, इस कोण को बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण बढ़ेगा, ये उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में ये बढ़ाएंगे। इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियत होता है। इसी को हम अपवर्तनांक या माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। और n को क्या कहते हैं, हम अपवर्तनांक कहते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक कहलाता है और इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, अगर मैं इस माध्यम को 1 से लिखूं और इस माध्यम को 2 से लिखूं, पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन है हमारा, तो 1 and 2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो ये क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, साइन आई बटे साइन आर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अगर हमारा निरपेक्ष, अब मैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करूं कि अगर हमारा पहला माध्यम निर्वात हो, पहला माध्यम कौन सा हो, निर्वात हो, और ये दूसरा माध्यम है, तो जब प्रकाश निर्वात से इस माध्यम में जाएगा तो माध्यम अपवर्तनांक किसके, निर्वात के सापेक्ष होगा। तो इस अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और उसको हम सिंपली n से भी लिख देते हैं। जहां n लिखा होता है, सिंपली n लिखा हो, तो वहां मतलब होता है वो निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और उसे मैं सिंपली n से लिखता हूं। अगर पहले माध्यम जो है हमारा निर्वात है, निर्वात के सापेक्ष है, तो सिंपली क्या है, उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और उसको किससे लिखते हैं, सिंपली n से हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, अब देखिए 1 and 2, पहला माध्यम से दूसरा माध्यम, अगर हमारा पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक n1 हो, पहले माध्यम ये अपवर्तनांक n1 हम ले, और दूसरा माध्यम जो है इसका सापेक्ष अपवर्तनांक n2 हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि निर्वात के सापेक्ष पहला माध्यम विरल है, इसका अपवर्तनांक हमने n1 ले लिया और इसका अपवर्तनांक n2 ले लिया, तो 1 and 2 बराबर होता है हमारा 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक n2 बटे n1 के बराबर होता है। और ये क्या, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब यहां से एक चीज आप ये भी जानते हैं कि n2 का मान, अगर n2 का मान n1 से बड़ा है, यानी कि इसका अपवर्तनांक इससे बड़ा है, तो ये साइन आई साइन आर से बड़ा होगा, आपतन कोण से बड़ा होता है। ये हमने पहले ही आपको बताया, ठीक है, कि विरल से सघन में जाने पर आई का मान आर से बड़ा होता है। तो ये था हमारा अपवर्तनांक के नियम। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है प्रकाश का? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जाने का कोई मार्ग होगा,
ठीक है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्रकाश, ठीक है, अगर हम इसका मार्ग उलट दें, मार्ग को उलट दें, तो फिर वापस उसी माध्यम में उसी मार्ग से लौट आएगा। तो जब उसी मार्ग से उसी लौटेगा, देखिए सपोज करो इस माध्यम से इस माध्यम में जाना है, इसके लिए हो गया I और ये हो गया R हो गया, तो इसका अपूर्णांक 1n2 बराबर हो जाएगा 1n2 बराबर sin I बटे sin R, ठीक है। अब अगर इसका मार्ग उलट दिया जाए, उलट दे, तो ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा R और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, तो तब 2n1, तो हमारा क्या हो जाएगा दूसरे के सापेक्ष अपवर्तन 2n1 बराबर sin R बटे sin I, sin R बटे sin I जगह। तो यहां से सिद्धांत की हम बात कर रहे थे कि अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उसका अगर हम मार्ग उलट दें, तो मार्ग उसी मार्ग पर जाती है, उसी मार्ग जाती है, तो ये सिद्धांत जो है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि प्रकाश का वापस वही मार्ग होता है जिससे वो आती है, इसी को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो पहले के सापेक्ष दूसरे 1n2 बराबर sin I बटे sin R होगा, sin I बटे sin R। अब दूसरे से पहले में जा रही है, तो ये आपतन कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, तो इसके लिए हो जाएगा sin R बटे sin I 2n1। ये हमारे समीकरण नंबर 1 लिख दूं मैं, और ये समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 की अगर तुलना करें, तो 1n2 गुणा 2n1 गुणा कर दे, तो जाएगा sin I बटे sin R गुणा sin R बटे sin I, ये तो होगा। अब यहां sin R से sin R कट गया, sin I से sin I भाग हो गया, तो यहां बचा हमारे पास 1, तो 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1 आ गया, ये हमारा फार्मूला है। अब यहां से मैं 2n1 निकालूं, 2n1 बराबर 1/1n2 होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक 1n2 हो और 1n2 हो, तो दूसरे का पहले के सापेक्ष निकालेंगे तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है 1/1n2 हो जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि जल का अपूर्णांक कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का कांच का अपूर्णांक 3/2 है। जैसे हम बात करते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2 Ag, वायु के सापेक्ष 3/2 है। और अगर हमें निकालना हो कांच के सापेक्ष वायु का Gna बराबर क्या होगा 1/An, G के बराबर होता है 1/3/2, इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा हमारा Gna हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा, तो हम उसका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक दिया हो और दूसरे के सापेक्ष पहले का निकालना हो, तो हम उसका उल्टा कर देते हैं। अब यदि प्रकाश की किरण पहला माध्यम हम वायु ले, पहला माध्यम वायु ले, दूसरा माध्यम जल ले और तीसरा माध्यम कांच ले, ठीक है, तो WNG हो गया हमारा वायु के सापेक्ष अपूर्णांक कांच का, AW क्या हो गया हमारा, ये हो गया जल का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष, और WNG बराबर ये हो गया हमारा जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। तो यहां WNG बराबर होगा WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, यानी कि वो कांच का गुटका जो है, कांच जो है वो जल के अंदर रखा है, तो प्रकाश की किरण जल से कांच में जाएगी, तो जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर किसके होगा ANG कांच का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष बटे ANW, इसके बराबर होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स में हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि कांच का लेंस है, उस लेंस को वायु में रखा है, वायु के बाद में जल में डुबो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो जाता है, तो उसका अपूर्णांक चेंज हो जाएगा, तो वहां पे इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा कि हम किस तरह करते हैं। समझ लो, फिर एक एग्जाम्पल की बात करने में, मान लीजिए कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक ANG बराबर ये हमें दिया है 3/2, ओके, और जल का अपूर्णांक ANW बराबर 4/3 ये दिया है, और हमें निकाला WNG, तो WNG कितना होता है ANG बटे ANW हो जाएगा, ANG का मान 3/2 बटे 4/3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3×9/8, तो WNG बराबर हो जाएगा 9/8, किसके सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। इस तरह हम निकालते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक निकाल सकते हैं।
ओके, ये आज हमारा अपवर्तन के बारे में था। कल इसके बाद में डिस्कस करेंगे हम पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, क्रांति कोण किसे कहते हैं, और जल में हमें किसी वस्तु को अगर दूसरे माध्यम में देखें तो वो जहां पर स्थित होती है वहां पर दिखाई नहीं देती, अर्थात वो वस्तु से अपनी अलग दिखाई देती है। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।